मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम इतिहास के तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो हमने सीख लिया है हड़प्पा सभ्यता और मगध की सामान्य जानकारी, यानी 16 महाजनपद थे जिसमें एक मगध प्रमुख था, उसके विषय में जानकारी हासिल कर ली है। आज जो हम हासिल करने वाले हैं वो तीसरा चैप्टर है, जिसका जो शीर्षक है बंधु, जाति और वर्ग। इसके जो मुख्य बिंदु हैं आज जो हम कवर करने वाले हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बंधुता एवं विवाह, इसके अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, विवाह के समय क्या क्या नियमों का पालन होता था और उनके बारे में, और उनके प्रकार, यानी विवाह के नियम और उसके प्रकार, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये कहानी महाभारत के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, ये ध्यान रखिए। इस कहानी के माध्यम से हम जो महाकाव्य है महाभारत, उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ये बच्चों 1919 वर्ष याद रखिए, 1919। ये पूरे इतिहास को अगर समाहित करके देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद की कहानी है। और ये वो दौर है जब भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही है, भारत में राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, उस समय का काल है। उसी समय ये विष्णु सीताराम सुखतांकर, इनका नाम है पूरा, जो कहीं कहीं इनको वी.एस. सुखतांकर के नाम से भी जानते हैं। वी लिखा होगा, सुखतांकर। इन्होंने इसका नेतृत्व किया, ये जो इकट्ठा करने का काम, इस संस्करण को, नया जो संस्करण है उसको इकट्ठा किया गया और पब्लिश कराया गया। तो इस काम को कैसे किया गया ये देखिए। इस काम को करने के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों, जो पांडुलिपि थी, उनको इकट्ठा किया गया। और महाभारत की जो संस्कृत की पांडुलिपियाँ थीं, उस समय ये सबसे ज़्यादा थी, संस्कृत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में थीं और संस्कृत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। और इसमें से ये जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का चयन किया गया। ऐसे श्लोक जो सभी में थे, उनको एकत्रित किया गया और उनका प्रकाशन किया गया। तब जाके कितने पृष्ठों में? 13,000 पृष्ठों में ये पब्लिश हुआ। इसके अनेक खंड हैं, इस ग्रंथ के अलग अलग खंडों में ये प्रकाशित हुआ। तो ये देखिए कितना विशाल ये ग्रंथ है। और इस कार्य को करने में 47 साल लग गए। ये चीज़ ख़ास है इसमें से, ये चीज़ याद रखिए। और ये संस्कृत में पाई गई थी, ये खास नहीं, और ये इम्पोर्टेंट। और ये 47 साल लगी सर। ये इसके संस्करण से संबंधित जानकारी है। इससे आगे हम देखते हैं बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के माध्यम से हम महाभारत को तो जानेंगे और वो महाभारत के उदाहरण लेंगे, लेकिन इसके जो मुख्य चीज़ें हैं वो है हमारे समाज के बारे में जानकारी हासिल करना। तो समाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, बंधुत्व यानी भाईचारा, जाति और वर्ग, यही समाज के भाग हैं, समाज के अंग हैं। उन्हीं के विषय में ये पूरा चैप्टर है, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। तो अब देखते हैं बंधुता एवं व्यवहार, ये कैसा था हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये इसके अनेक नियम और व्यवहार में भिन्नता, इस बिंदु पर देखते हैं
परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी। क्या है, परिवार शब्द बहुत विशाल है और इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं कैसे, जैसे लोगों की गिनती। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो यूनिक जो फैमिलीज़ हैं, मतलब बहुत छोटे फैमिलीज़ हैं, जो परिवार जिसको कहा जाता है हम दो और हमारे दो, ये आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। लेकिन जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बहुत विशाल था। इसमें लोगों की गिनती अलग अलग समय में अलग अलग तरह से की जाती रही है, और उनके रिश्ते आपस में कैसे होते थे, कितने लोगों तक उस परिवार में गिना जा सकता है, उनके क्रियाकलाप क्या होते थे, ये सारी चीज़ें अलग अलग थीं, अलग अलग समय, यानी इन सब में भिन्नता थी। इन 3 बिंदुओं पर लोगों की गिनती, उनके संबंध कहाँ तक हैं और उनके क्रियाकलाप क्या क्या हैं, इसके विषय में ये परिवार अलग अलग हुआ करते थे। परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा, जिन्हें संबंधी कहते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये अभी संस्कृत ग्रंथों में इस कुल का शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, और ये कुल जो है परिवार के लिए ही इस्तेमाल होता था। आज भी कहते हैं कुल, खानदान, ये सब परिवार है। जाति, ये बांधवों के बड़े समूह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है संस्कृत ग्रंथों में। कुल का शब्द इस्तेमाल परिवार के लिए, और जाति का बंधु भाइयों के लिए, भाई जो उनके भाइयों का जो समूह है, कहाँ तक वो मानते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा और अलग तरह से समझ लेते हैं कि ये कैसे, जैसे मान लीजिए एक पिता और माता के 4 संतान हैं, उनके फिर 4 फिर 4, ऐसे ही मान लीजिए 10 पीढ़ियों तक जाए तो हज़ारों की संख्या पहुंच जाएगी। ये सारा एक ही परिवार माना जाता था बहुत समय तक इतिहास में। भले ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह बस गए जाके, लेकिन उनको एक ही परिवार का माना जाता था, वो हमारे परिवार के ही। बाद में इन्हीं शब्दों का, कुल का, हमारे कुल का है, और बाद में इसी को जाति और गोत्र संबंध शब्दों से भी इस्तेमाल किया जाने लगा। गोत्र का भी, जो आज भी इस्तेमाल होता है, गोत्र का है। तो यानी एक गोत्र के हैं, यानी एक परिवार के लोग हैं। वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो एक गोत्र के जो लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं। इस गोत्र से हम आगे और जब विवाह संबंधों की बात करेंगे तब देखेंगे कि गोत्र का कितना महत्व है। तो जाति, कुल, गोत्र, ये परिवार से संबंधित ही शब्द हैं। तो ये था परिवार से संबंध। अब देखते हैं ये जो समाज था वो आज भी, वैसे हमारा भारतवर्ष तो पुरुष प्रधान देश है, अभी भी है, और इसी तरह से ये इसी शब्द का एक अलग पर्याय है पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान कहें या पितृवंशिक, एक ही बात है। पुरुष प्रधान कहें या पितृवंशक, पितृवंशिक व्यवस्था थी। और इसके आदर्श क्या क्या थे, देखिए ये कैसी थी। इसमें जो पिता से जुड़ी हुई है होती थी ये, यानी पिता के वंश से चलेगी ये। पिता के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका पुत्र होगा। सारे संसाधनों का जो उत्तराधिकारी होगा पुत्र होगा। महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण है ये। कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हुआ वो इसी के लेके हुआ, उत्तराधिकार को लेकर हुआ। बच्चों, महाभारत की कहानी वैसे सुनी होगी और मैं भी थोड़ा सा आपको इसी के माध्यम से बताता हूँ। इसमें एक राजा थे हस्तिनापुर के, शांतनु और गंगा से पुत्र थे। दोनों के, शांतनु और गंगा के पुत्र थे भीष्म। और उसके बाद इनकी शादी सत्यवती से हुई, शांतनु की, और उनसे शांतनु और ये सत्यवती, इससे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। इनके यानी अब ये 2-3 हो गए। अब पहले जो पुत्र थे, गंगा के पुत्र थे, उन्होंने सत्यवती के साथ शादी के समय पर ही एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा ताकि मेरा पुत्र कभी भी उत्तराधिकारी बने। अब देखिए, उत्तराधिकार का मामला था यहाँ, किसका उत्तराधिकार का मामला था, किसके बाद, भीष्म।
भीष्म प्रतिज्ञा इसी को कहते हैं। भीष्म ने शादी न करने की प्रतिज्ञा की थी, शादी न करने की प्रतिज्ञा। और ये क्यों की थी? क्योंकि उत्तराधिकार, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे और उनको युवराज घोषित किया जा चुका था सत्यवती की शादी से पहले। और सत्यवती की शादी में सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी थी कि इस सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो अब भीष्म को बीच में से हटना था। पहले इनका नाम देवव्रत था, तो देवव्रत को वहाँ से हटना था और वहाँ से तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं तो उत्तराधिकारी रहूँगा ही नहीं और मैं शादी नहीं करूँगा, इसलिए मेरा पुत्र भी आगे कभी भी मतलब होगा ही नहीं, तो उसका दावेदार भी नहीं होगा, यानी उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये कहानी थी भीष्म प्रतिज्ञा की। और इसके बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र पैदा होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद शांतनु की मृत्यु हो जाती है और ये भीष्म बड़े हैं, वो उत्तराधिकारी नहीं है। और चित्रांगद बड़े हैं तो चित्रांगद को वो राज्य दे दिया जाता है। चित्रांगद जल्दी ही, अभी शादी नहीं हुई है तब तक, उसका गंधर्व देश था एक, वहाँ उनके साथ युद्ध में ये मारा जाता है। उसके बाद विचित्रवीर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है भीष्म के द्वारा और विचित्रवीर की शादी कर दी जाती है अंबिका और अंबालिका, 2 सगी बहनें हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम। अंबालिका से इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन इनसे कोई पुत्र पैदा नहीं होता विचित्रवीर के। तो फिर और विचित्रवीर खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद अब सत्यवती को बड़ी चिंता होती है और वो भीष्म से आग्रह करती है कि आप इनसे आप मतलब शादी कर लो, यानी आप इनसे पुत्र पैदा करो। तो वो उन्होंने कहा मैं तो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं टाल सकता। तब सत्यवती के एक और पुत्र थे। पहले सत्यवती और पराशर के से पैदा पुत्र थे वेदव्यास। उन वेदव्यास को उन्होंने याद किया, वेदव्यास आए और वेदव्यास और अंबिका से पैदा हुए। वेदव्यास और अंबिका से पैदा हुए धृतराष्ट्र, और वेदव्यास और अंबालिका से पैदा हुए पांडु। इसकी कहानी है। इसके बाद ये धृतराष्ट्र जो पैदा हुए इनसे अंबिका से और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव थे और पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए। और यहाँ भी जब ये प्रथा थी कि जो बड़ा पुत्र होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन जो बड़े पुत्र थे पांडव, जो धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए अब अंधा राजा तो हो नहीं सकता, इसलिए उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, यानी उनको राज्य नहीं सौंपा गया। शांतनु के ये जो विचित्रवीर के बाद ये बच्चे पैदा हुए थे, तो इनको तब तक भीष्म देख रहे थे और भीष्म के बाद फिर इनके एक और भाई थे, एक दासी पुत्र वेदव्यास, और दासी के पुत्र थे वो विदुर भी थे। तो ये 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर ने कभी शादी नहीं की और धृतराष्ट्र ने शादी की गांधारी के साथ, और पांडु की शादी हुई 2 पत्नियां थी पांडु की, एक कुंती वसुदेव की बहन यानी श्री कृष्ण की बुआ एक थी, और दूसरी थी माद्री। तो कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए और माद्री से 2 पुत्र पैदा हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो ये कहानी है। ये 5 पांडव और धृतराष्ट्र और गांधारी के कौरव थे, 100 पुत्र थे। तो इस तरह की ये कहानी इनकी है। ये अब इनमें जो युद्ध हुआ है वो इसी को लेकर हुआ है, उत्तराधिकार को लेकर हुआ है। कौरव ये कहते थे कि मेरे पिता ही तो अंधे थे, लेकिन मैं तो अंधा नहीं हूँ,
मैं बड़े पुत्र की संतान हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है। लेकिन उन सब में उन सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। कौरवों में दुर्योधन और इनके दूसरे नंबर के, पांडवों में दूसरे नंबर के भीम, ये 7 के थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो युधिष्ठिर पूरे परिवार में की बात करें तो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनको उत्तराधिकारी होना चाहिए था। लेकिन कौरव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, हम हमारे पिता को तो छोड़ दिया गया वो, लेकिन उनके पुत्र को तो ये होना चाहिए। लेकिन दूसरे शब्दों में दूसरे लोग ये मानते थे कि पूरे कुल में, पूरे परिवार में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, तो युधिष्ठिर को राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो इस उत्तराधिकार को लेकर ही पांडु खत्म हो गए थे, उसके बाद की कहानी है। पांडु जब खत्म हो गए तो फिर अब राजगद्दी किसको सौंपी जाए, तो इसको लेकर ये युद्ध हुआ, और इस बीच सत्ता को लेकर युद्ध हुआ है। और ये हालांकि पहले से ही प्रथा चली आ रही थी। इस महाभारत की कथा ने उत्तराधिकार को लेकर जो पितृवंशिक व्यवस्था थी उसको और सुदृढ़ किया है। इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा। और इसकी थोड़ा से अपवाद कभी रहे हैं भारत में हमारे में कि कभी कभी स्त्रियां भी, जैसे प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त की पुत्री थी, वाकाटक में शादी हुई थी इनकी, वाकाटक नरेश के साथ। तो साउथ में उनकी ये कहानी है कि उनके संपत्ति थी और वो संपत्ति की मालकिन थी। उन्होंने पिछले चैप्टर में हमने इनका जिक्र भी किया था। एक अभिलेख में ये पता चला है कि जो उन्होंने भूदान किया था। तो ये कुछ अपवाद हैं। ऋग्वेद में कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी स्पष्ट है कि धनी वर्ग और ब्राह्मण ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। कैसा? पितृवंशक। अब धनी वर्ग ही रखेगा, गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, उत्तराधिकार काहे का। तो धनी वर्ग के पास संपत्ति होती थी और उस संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता था वो उसका सबसे बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी, जो लायक हो, मतलब कुछ उसमें कंडीशंस लगी होती थी जो संभाल सके उस चीज़ को। ऐसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, पुत्रियों को नहीं बनाया जाता था। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद हम विवाह के नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। विवाह के नियम कैसे थे? देखिए, यहाँ अभी हमें बात की पुत्रियों का, यहाँ पर कोई संसाधन पर कोई अधिकार नहीं था। पुत्रियों को संसाधन पर कोई अधिकार नहीं था। विवाह जो पुत्रियों का विवाह होता था अपने गोत्र के बाहर अपेक्षित था। आज भी ये कहानी है, जब शादी होती है तो अपने गोत्र में नहीं होती, मतलब उस गोत्र को अपना गोत्र छोड़कर ही होती है, जिसे बहिर्विवाह, अभी अब आगे हम पढ़ रहे हैं, बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। कन्यादान मतलब ये कन्या को पिता जो है भेंट किया करता था, जिसको कन्यादान कहते हैं। आज भी ये प्रथा चल रही है और इसको भेंट के इस पिता का जो है बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था इस विवाह पद्धति में। ब्राह्मणों द्वारा समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत आचार संहिताएँ तैयार की गई थी, जिनका जो पालन करना ब्राह्मणों के लिए तो विशेष था, और जब ब्राह्मण करते थे तो पूरे समाज को इसका पालन करना पड़ता था। इसके बाद अब देखते हैं 500 ईसा पूर्व इन मानदंडों का संकलन इकट्ठे किए गए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के नाम से। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति, ये इम्पोर्टेंट है, मनुस्मृति का संकलन किया गया। ब्राह्मणों के अनुसार उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक था। सार्वभौमिक मतलब सभी मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, तत्व बहुत सारी अपवाद थी, सभी लोग नहीं मानते थे और वो अलग अलग कारणों से थे। ये विवाह से संबंधित जानकारी है। आगे और हम विवाह से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, ये विवाह के जो प्रकार हैं, अभी सामान्यतः हम 4 प्रकार देखते हैं। अंतर्विवाह मतलब एक ही गोत्र, एक ही परिवार के जो कुल के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, जो एक ही समूह है, कुल है, जाति है, गोत्र है, या एक ही स्थान पर बसने वाले लोग हैं, आपस में शादी कर लेते हैं, इसको अंतर्विवाह कहते हैं। और इससे बाहर जो शादी करते हैं, गोत्र के बाहर शादी करते हैं, कुल, गोत्र, जाति या एक स्थान से बाहर शादी करते हैं, तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह प्रथा, ये अधिकांश राजा महाराजाओं में हुआ करती थी कि एक राजा जो हुआ करता था
वो बहुत सारी पत्नियां होती थी उसकी। ये कुछ अपवाद स्वरूप था एक स्त्री के अनेक पति होने की। जैसे पांचाली जिसके कहा गया है, द्रौपदी, द्रौपदी पांचाली थी, यानी 5 पति थे उसके। और ये पांचाल प्रदेश था, आज का जो हिमाचल है, वहाँ आज भी ये प्रथा जनजातीय इलाकों में अभी भी चलती है। तो ये सामान्य प्रकार हुए विवाह के। अब थोड़ा सा हम देखते हैं विवाह के आगे। विवाह के जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। यह बहिर्विवाह है, जैसे हमने बात की ना अपने गोत्र के बाहर, और ये पीढ़ियों से जुड़े होने का ये सर्वोत्तम माना जाता है। ये सामाजिक प्रथा के माध्यम से जो पिता है वो कन्या के लिए वर ढूंढता है और उस मतलब उसके योग्य जो हमारी कन्या है जिस हिसाब से है अपने स्तर के हिसाब से वर ढूंढता है और जो कन्यादान करता है। सामाजिक विवाह आज के समय में ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह, इसमें पिता अपनी पुत्री को यज्ञ कराने के लिए पुरोहित को देता है। ये पुरानी प्रथा थी, प्राचीन काल में थी, इसको आजकल ये प्रासंगिक नहीं है। आर्ष विवाह, ये आर्ष विवाह प्राचीन कालियों में ही थी, जो ऋषि और मुनि जो है वो किसी बच्ची को, किसी कन्या को पसंद कर लेते थे और उसके बदले में गाय या बैल का जोड़ा भेंट करते थे। अगर जो लड़की का पिता है वो मंजूर कर लेता है तो विवाह हो जाता था, और मंजूर नहीं करता है तो विवाह नहीं होता था, और उसकी जो भेंट दी हुई है वो वापस कर दी जाती थी। ये आर्ष विवाह है, ये पहले था, आज नहीं है। प्रजापत्य विवाह, ये ब्रह्म विवाह का एक छोटा सा रूप है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जैसे ब्रह्म विवाह में हम पुरानी पीछे की पीढ़ियों को देखते हैं, उसमें जो है इसमें जो होता था जो हमारे ब्रह्म विवाह में, इसमें पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों तक देखा जाता था और माँ की 5 पीढ़ियों तक देखा जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है, पिता की 5 और माता की 3 पीढ़ियों तक देखा जाता है। तो और ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं था। हालांकि इसमें एक फ़र्क और है कि पिता देखता है कि अभिजात वर्ग है, बहुत पैसे वाला है, तो बहुत ऊंचा नीचा भी इसमें हो जाता है शादी, उसमें बराबर का होता है। और इसमें कन्या की ब्रह्म विवाह में कन्या को बताया जाता है सब कुछ, और कन्या का मन लिया जाता है। कन्या राजी होती है तो किया जाता है, कन्या राजी नहीं है तो उसमें नहीं किया जाता। लेकिन प्रजापत्य विवाह में कन्या राजी नहीं होने पर भी शादी कर दी जाती है। ये फ़र्क है बस, और कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अब आगे देखते हैं, 5वें नंबर पर है गांधर्व विवाह। ये विवाह इतिहास में था, ये जो स्वयंवर वगैरह हुआ करते थे, सभी को बुलाया जाता था और इसमें लड़की उसमें से चयन करती थी, जो भी कुछ शर्तें रखी जाती थी। और ऐसे ही इसी विवाह का स्वरूप था उस जो द्रौपदी का जो है, द्रौपदी का विवाह जो है वो गांधर्व विवाह ही था। उसमें बुलाया गया था और वहाँ पर अर्जुन ने उसको परीक्षा पास की, जो उसने कंडीशन रखी थी, और उसको लेके आए। और वहाँ पर कुंती को जाते ही कहा कि माँ हम कुछ जीत कर लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 5 में बांट लो। इसी कंडीशन पर इन्होंने 5 ने द्रौपदी को बांट लिया, यानी 5 उसके पति माने गए। हालांकि इस पर जो द्रौपदी का पिता थे द्रुपद पांचाल नरेश, उन्होंने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन बाद में लोगों ने, उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने समझाया तो वो मान गए थे बाद में। और उसी के बाद ये पांचाली सिस्टम चलता रहा है, आज भी चल रहा है। तो ये स्वयंवर जो प्रथा थी ये गांधर्व विवाह है। असुर विवाह, इसमें कन्या को खरीद कर या अदला बदली करके किया जाता है। ये तो बिल्कुल ही यहाँ तक अब हमारे यहाँ प्रेम विवाह अभी चल रहा है, जो पारंपरिक रूप से ये कहीं तक है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ये मान्य नहीं है समाज में। इसको भी अभी मान्यता बहुत कम मिल रही है। हालांकि जो समृद्ध लोग हैं और जो निचला समाज है वो नहीं मान रहा, समृद्ध लोग हैं उसको अभी भी चालू है गांधर्व विवाह, जो आजकल प्रेम विवाह के रूप में है। और राक्षस विवाह, इसमें कन्या की अनुमति के बिना अपहरण कर लिया, युद्ध में जीत लिया, उठा लाए, ऐसे शादी कर ली, ये भी अभी हमारे समाज में इसको मान्यता नहीं है।
पैशाच विवाह भी ये वही है, किसी लड़का या बलात्कार किया किसी लड़की के साथ, और उसके बाद उससे जब समाज का दबाव पड़ा तो उसको उस तथ्य को छुपाने के लिए उसके साथ शादी कर ली, और उसके बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो उसके लिए वैध हो जाती है। इस तरह का विवाह भी हमारे समाज में अब इसको भी मान्यता नहीं है, अमान्य है। तो ये विवाह के हमने प्रकार देखे आज। तो बच्चों ये आज हमने क्या क्या सीख लिया है देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने महाभारत के समालोचनात्मक के बारे में सीख लिया। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उसको याद रखिए, ये इसमें आ जाता है। ये डेट पहली लाइन। इसके बाद बंधुता बनाने के लिए ये चीज़ें हैं। इसकी कहानी, महाभारत की कहानी, परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी है, पितृवंशिक और इसके बारे में, कथा के बारे में ये याद रखिए। जब विश्लेषणात्मक या जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं तो उसमें आपको उदाहरण के रूप में देना पड़ेगा। तो कौरव और पांडवों का उदाहरण देकर आपको समझाना पड़ेगा। तो ये समझाइए आंसर देते समय, ये पूरी कहानी को समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाएगा ये उसी के अनुसार आंसर दीजिए। बाद में प्रैक्टिस कराएंगे इसकी। विवाह के नियमों के बारे में बात की आज हमने। विवाह के नियम कैसे कैसे होते थे, विवाह के प्रकार कितने थे, सामान्यतः 4 प्रकार, और इसके बाद जो सनातन परंपरा है उसके 8 प्रकार, जिसमें से पहले 4, पहला और चौथा, पहले से 4 तक तो मान्य थे, लेकिन वो दूसरा और तीसरा वो आजकल प्रचलन में नहीं है। तो पहला और चौथा आजकल खूब प्रचलन में है, और 5वां भी प्रचलन में अब होता जा रहा है। तो इस तरह से, और 6, 7, 8 को तो समाज की मान्यता नहीं है। तो ये रहा आज का। आज हमने जो सीख लिया, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बंधुता विवाह, ये अनेक नियम, इसके बारे में सीख लिया। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, और पढ़ते ज़रूर रहिए। इस साल कोई आवश्यक नहीं कि क्लास लगें, आपको ऑनलाइन ही सीखना होगा। कोई भी समस्या आती है तो आप हमको कॉल कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, नहीं है तो पता कर लीजिए एक दूसरे से, और मैं बता दूंगा। मुझे पूछिए, लेकिन कोई भी टॉपिक आपको ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो। सारी टॉपिक क्लियर करके चलिए। धन्यवाद।